प्रणाम आचार्य। हमारी लाइफ में काफ़ी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें फल को या कारणों को देख के कर्म का चयन करना होता है, लेकिन गीता में ये लिखा हुआ है कि हमें उन कर्मों को करना चाहिए जिनको करते हुए हमें फल का चिंता ही ना हो। तो लेकिन सर, ये तो दोनों चीज़ें आपस में अपोज कर रही हैं, तो ऐसे में हम कर्मों का चयन किस प्रकार करें? देखो, गीता ने तो साफ बता दिया, काम इतना सही चुनो, इतना चुनौतीपूर्ण, इतना आवश्यक कि उसको करते समय तुम्हारे लिए संभव ही ना रहे फल की परवाह करना। और सही काम की पहचान यही होती है, वो तुम्हें इतना अपने आप में सोख लेता है कि तुम चाहो भी अगर कि परिणाम की चिंता करो, तुम कर नहीं पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, हो नहीं पाएगा। परिणाम की चिंता करने के लिए भी थोड़ा दिमाग खाली होना चाहिए ना, परिणाम की चिंता करने में भी थोड़ा समय लगता है ना। सही काम की पहचान ये है कि वो पूरी जिंदगी निगल लेता है, वो तुम्हारी पूरी आहुति मांग लेता है। इसीलिए निष्काम कर्म के लिए जो शब्द है गीता में है यज्ञ। तुम्हें अपने आप को होम करना पड़ेगा, जीवन में ऊंचा उद्देश्य बनाओ और उसको कहो, आ मुझे समूचा निगल जा, मैं अपने आप की पूरी आहुति दे रहा हूं तुझे। अब बताओ कैसे याद रहेगा कि अंजाम क्या होने वाला है? जिसको अभी याद है कि अंजाम क्या होने वाला है, वो काम ठीक कर नहीं रहा है। पर तुम्हारे प्रश्न में पहले ही ये धारणा थी कि जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें फल की चिंता करके कुछ करना पड़ता है। अगर फल की चिंता कर ही रहे हो तो फिर यही देख लो भाई कि इसके फल में मुझे शांति, मुक्ति, बोध कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम फल की चिंता करो, इससे पहले कृष्ण तुमसे कह गए हैं, फल की चिंता यदि करनी पड़ रही है तो गलती पहले ही कदम पर हो गई, शुरुआत ही गलत हो गई, अब बताओ क्या करोगे। हम में से ज़्यादातर लोगों को वैसे जीवन का ना कोई अनुभव है, ना स्वाद है, हम कल्पना भी नहीं कर पाते, वास्तव में कल्पना करी भी नहीं जा सकती। ऐसा काम, ऐसा जीवन जिसमें परवाह बची ही नहीं है कि अब परिणाम क्या आना है। लेकिन मज़ा वहीं पर आता है जब आपको नहीं पता होता कि परिणाम क्या होना है, आप बस अपने काम में डूबे होते हैं। काम में डूबो, काम पसंद आ गया, काम इस लायक है कि पसंद आए। काम में भी तो कोई पात्रता होनी चाहिए ना। कोई ऐसे ही थोड़ी कि कोई भी काम करना शुरू कर दिया और कह दोगे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ऐसे नहीं होता। फल की चिंता न हो इसके लिए काम में कोई योग्यता, पात्रता, गुणवत्ता होनी चाहिए। काम में भी तो कोई मेरिट हो। उल्टा पुल्टा कोई काम चुन के निष्काम कर्म नहीं होने वाला। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा चलो, जब मैं पहुंचा IIT तो भाई सबको यही लगता है, जेई देते हो कि हमारी तो टॉप 100 में आएगी। मुझे भी यही लगता था, आई नहीं तो मुझे गुस्सा। मैंने कहा ये कौन है जिनकी आई है, इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। तो कैंपस में जो कॉम साइंस वाले थे, ख़ास तौर पे हॉस्टल में, उनमें से 5-7 को मैंने पकड़ा, बातचीत की, बात में कुछ चीज़ें निकलवानी। तो एक बात मुझे समझ में आई, सब यही कह रहे थे कि हमें पता नहीं था कि इतनी रैंक आ जाएगी। जेई 13 हो, जेई 28 हो, 52 हो, बात कर रहा हूँ, और एक चीज़ साझी थी, बोले हमें पता नहीं था। कई तो ऐसे थे झटका लग गया था, ये क्या हो गया। एक ने कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कल अखबार में करेक्शन छपेगा, तब हम न्यूज़पेपर में देखते थे रिजल्ट्स। बोले मैं देख रहा था कि आज ही आ गई, इतनी तो हो नहीं सकती, अभी कल जो है छपेगा कि ये फलाने की जो ये रैंक है ये 13 नहीं है 1300 है, या क्या पता सिलेक्शन ही ना हुआ हो। बात समझ में आ रही है? उनको कुछ मिलने लग गया था उन सवालों में। वो जिन टॉपिक्स से डील कर रहे थे, वो टॉपिक्स में ही कुछ आनंद सा आने लग गया था।
उसके बाद ये नहीं रह जाता कि क्या रैंक आनी है क्या नहीं आनी है, ये नहीं रह जाता। चलो ये बात तब उन्होंने कही, मैंने सुन ली। फिर इसी का अनुभव मुझे अपने जीवन में हुआ 4-5 साल बाद। मेरे लिए यूपीएससी बहुत आवश्यक था, और यूपीएससी में भी आईएएस। और उसी साल मैंने कैट भी भरा। अब यूपीएससी मेरे लिए इतना ज़रूरी था कि मैंने उसको जान दे दी थी पूरी अपनी। 4th ईयर से, बल्कि 3rd ईयर के अंत से ही मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। आईआईटी में अपने इलेक्टिव्स भी सारे वही लिए थे जो सिविल्स में काम आते। मैथ्स फिज़िक्स के ही सारे बेसिक साइंसेस के ही इलेक्टिव्स लेता था, और उसमें जान लगा करके जो मैं कर सकता था मैंने करा। 18 नवंबर को मेरे मेंस का आखिरी पेपर था, और 9 दिसंबर को था कैट। तो मुझे कुल मिला करके मिले थे 2.5-3 हफ्ते तैयारी करने के लिए। 2.5 हफ्ते। उस 2.5 हफ्ते में भी मेंस जब ख़त्म हुए यूपीएससी के, तो 1-2 दिन तो मैंने आराम करा। तो कुल मिला करके मिले होंगे वही 15 दिन कुल। 15 दिन कैट की तैयारी करी। और वो जब तैयारी कर रहा था तो आईआईटी में ही एक वो चलती थी टेस्ट सीरीज़, तो उसमें सब जाते थे, टेस्ट देते थे। सिर्फ टेस्ट, पढ़ाई नहीं कि आके टेस्ट दे लो तो कंपैरेटिवली पता चल जाएगा कि कहाँ पे हो। तो उसमें मैं भी गया, 2-3 टेस्ट दे के आया बीच में। तो मैंने तैयारी तो कुछ करी नहीं थी। तो कैंपस के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके मुझसे ज़्यादा मार्क्स आते थे, वो जो कैट की मॉक टेस्ट सीरीज़ थी उसमें। ठीक, अब कैट दे के निकले 9 दिसंबर को, और उस साल कैट का फॉर्मेट बदल गया था पूरा। और मैंने इतनी भी नहीं तैयारी करी थी कि मुझे पता चले कि फॉर्मेट बदल गया है। 4 सेक्शन पहले आते थे, उस साल 3 सेक्शन हो गए। पहले 180 सवाल आते थे, उसमें 165 आ गए, और सवाल बहुत कठिन कर दिए, बहुत कठिन कर दिए। मैंने इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी कि मुझे पता हो कि बहुत कठिन हो गए हैं ये। तो वो जो मॉक टेस्ट थे उसमें भी जब 180 सवाल होते थे, मैं उसमें से 120 करीब कर पाता था। और ये जो आया इसमें भी मैं 120 ही करके निकला। तो मैंने कहा ये जैसे पहले करते थे वैसे ही करके निकले हैं, ये बहुत अच्छा तो हुआ नहीं है। पहले भी बहुत सारे अपने से ऊपर रहते थे, अब भी रहेंगे। बाहर निकला तो ये जितने मॉक वाले टॉपर थे वहीं सेंटर पे बैठ के रो रहे थे। तो मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले सब लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में। तो कितने करके आए हो? तो कोई 100 भी करके नहीं आया था। अब क्यों 120 हो गए? क्योंकि जो कैट का जो पूरा फॉर्मेट था उसमें जैसे सवाल होते थे, बस अपना उसको कर रहा था, सोचा नहीं था कि आगे इसमें से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। उन सवालों को करना अच्छा लगता था। मैथ्स के, लॉजिक के, डेटा के और इंग्लिश के सवाल होते थे, उनको अपना करते रहते थे, बढ़िया लगता था। आईएम में जाने की कोई बहुत इच्छा भी नहीं थी। पहली जो पसंद थी वो तो यही थी कि आईएएस में जाना है। और फिर दोनों के रिज़ल्ट आए, तो रिज़ल्ट आए तो पता चला सिलेक्शन तो हो गया यूपीएससी में, पर आईएएस से चूक गए हैं, रैंक उससे नीचे हो गई है। और कैट में क्या हुआ है? कैट में टॉपर बन के निकले हैं बिल्कुल। मैंने कहा ये कैसे हो गया? जिस चीज़ में परिणाम बहुत चाहने लग जाओ वो चीज़ जैसे छिटक जाती है हाथ से। जहाँ कुछ नहीं चाहिए, बस कर रहे हो चुपचाप, वहाँ अनपेक्षित परिणाम आ जाते हैं। ये जो उदाहरण दिया है ये कोई पूरे तरीके से निष्काम कर्म का नहीं हो गया, इससे तुम्हें निष्काम कर्म नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना समझ जाओगे कि सकाम कर्म माने जो काम करा जाता है बार बार अंजाम के बारे में सोच करके, कि सकाम कर्म अपने अंजाम को ही खराब कर देता है। जिस काम को करते हुए तुम 100 दफ़े सोचोगे कि इससे कामना पूर्ति होगी कि नहीं होगी, इससे जो मुझे चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुमने खुद ही व्यवस्था कर दी उस काम को खराब करने की। काम वो चुनो जो करने में मज़ा आता हो। अब वो कैट के पेपर होते थे मॉक, उसको अपना बैठ के 2 घंटे लगा रहे हैं, वो
एक तरह की रिफ्रेशिंग एक्टिविटी हो जाती थी, क्योंकि सिविल सर्विसेज में बिल्कुल अलग तरह का सिलेबस होता है। उसके बाद जब 15 दिन मिले कैट के लिए तो वो मन को उसमें थोड़ी ताजगी मिली कि ये सब कर रहे हैं, वो काम चल गया आगे 15 दिन की तैयारी में। समझ में आ रही है बात? कुछ बहुत आगे के बारे में सोचना नहीं चाहिए। संतों ने कहा है, समझाने वालों ने, कि विचार करना ही है तो आत्म विचार करो, परिणाम का विचार नहीं। किसका विचार? आत्म का विचार। मैं कौन हूं, मेरा चल क्या रहा है, उसका ज्यादा विचार करो। मुझे आगे मिल क्या जाएगा ये बात तो बहुत बाद में आती है ना। पहले मुझे पता तो हो कि मेरी हालत क्या है और फिर मुझे चाहना क्या चाहिए। हम सब की डिजायर्स खूब होती हैं, हम चाहते खूब हैं, पर हमें यह नहीं पता होता कि क्या चाहना ठीक है। अंधी डिजायर्स होती हैं। डिजायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ चाह रहे हो, ये समस्या की बात नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा चाह रहे हो जिससे आपको कुछ हासिल ही नहीं होना, ये तो समस्या की बात है ना। तो इसीलिए चाहने से पहले खुद को देखो, खुद को देखो, सही काम करो, आगे पीछे की बहुत मत सोचो। ठीक, जो होगा देखा जाएगा, इतना अपने भीतर भरोसा होना चाहिए। आगे जो भी होगा देख लेंगे। अभी हमें जो ऊंचे से ऊंचा ठीक से ठीक लगा वो हमने करा, आगे की बहुत परवाह हमें करनी नहीं है। आचार्य जी प्रणाम, मेरा नाम वरुण त्यागी है। आचार्य जी, सामान्यतः हम जब परिस्थितियों को देखते हैं तो हम कई बार ये सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत सारी परिस्थितियों में वो किसी के लिए सही हो सकता है, किसी के लिए गलत। जैसे यदि सिंह किसी पशु का शिकार कर रहा है तो सिंह की दृष्टिकोण से वो ठीक है, लेकिन पशु के दृष्टिकोण से यदि उसके बच्चे की हत्या हो रही है तो वो गलत है। सामान्य जीवन में भी यदि हम देखें कि कोई बिजनेसमैन यदि किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा रेट पर बेच रहा है तो वो बिजनेस कर रहा है, उसके लिए अच्छा है, लेकिन मूल रूप से वो उस कस्टमर के लिए ठीक नहीं है। तो इन परिस्थितियों को कौन डिसाइड करता है कि क्या हमारे जीवन में जो हो रहा है कि हम क्या ठीक है क्या गलत है, और पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं वो? सर, इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं और किसी पिता की 2 संतान है, तो एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकल जाए जबकि दूसरा अपने माता पिता की सेवा के लिए अपना जीवन पूरा उन्हीं के लिए लगा दे, तो ऐसे में कर्मा किसको हिट करेगा? मतलब कौन ठीक कर रहा है? जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ के अपने माता पिता को छोड़कर जा रहा है वो ज्ञान की प्राप्ति ठीक प्राप्त कर रहा है, या जो घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा है? धन्यवाद गुरु जी। शेर हिरण का शिकार कर रहा है, ये न ठीक है न गलत है, ये प्राकृतिक है। और प्रकृति में सही और गलत जैसे शब्द वैध नहीं होते। जब वेदांत से हम बिल्कुल अपरिचित होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम चेतना हैं और सारी बातें ठीक या गलत सिर्फ चेतना पर लागू होती हैं। सिंह और हिरण ये पशु हैं और पशु प्रकृति का उपकरण जैसा होता है, मशीन यंत्र जैसा होता है, वहां सही गलत कुछ नहीं होता। रैंडम ब्राउनियन मोशन चल रहा है, एक मॉलिक्यूल जाके दूसरे से भिड़ जाता है, ये सही हुआ है गलत हुआ है? ये सही है कि गलत है? बोलो जल्दी। कुछ नहीं है, प्राकृतिक है, ना सही है ना गलत है। तो शेर ने हिरण को मार दिया, ना सही है ना गलत है, बस प्राकृतिक है। सही और गलत शब्द सिर्फ चेतना के संदर्भ में प्रासंगिक माने रेलेवेंट माने मीनिंगफुल होते हैं। सही की क्या परिभाषा है? मनुष्य बंधन में पैदा होता है, जो कुछ उसको मुक्ति की ओर ले जाए वो सही है, ये सही की परिभाषा है। मनुष्य बंधन में पैदा होता है, सही की एकमात्र परिभाषा। कुछ अगर तुमको मुक्ति की ओर ले जा रहा है, तुम अभी तमसो मा ज्योतिर्गमय की बात हुई थी ना आरंभ में ही, क्या मतलब था उसका? जो कुछ तुम्हें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा रहा है वो सही है, उसके अलावा सब गलत है, सब गलत है। जो कुछ तुम्हें असत से सत की ओर ले जा रहा है वो सही है, बाकी सब गलत है। और चाहे शेर हो चाहे हिरण हो, दोनों को ना असत से मतलब है ना सत से मतलब है। वहां जो हो रहा है वो होता रहे, वो प्राकृतिक गतिविधियां हैं, उसका तुम क्या करोगे? तुम कहो इंजन ने पेट्रोल को जला दिया, इंजन के लिए तो अच्छा हुआ, पेट्रोल बेचारा मारा गया, कितना गलत हुआ।
अरे ना इंजन को चेतना है ना पेट्रोल को चेतना है, तो सही और गलत शब्द वहां पर रिलेवेंट ही नहीं है। और इंजन और पेट्रोल जैसे ही हैं कुछ कुछ शेर और हिरण भी, क्योंकि दोनों की चेतना का स्तर बहुत नीचे है और दोनों बेचारे बस वही कर रहे हैं जो मां प्रकृति ने उनको करने के लिए पैदा करा है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है ना। सही और गलत शब्द वहीं पर प्रासंगिक होते हैं जहां आपके पास चॉइस हो, विकल्प हो। क्या शेर के पास घास का विकल्प है? तो शेर क्या करेगा? शेर और कुछ कर ही नहीं सकता। सही और गलत सिर्फ इंसान के लिए रेलेवेंट शब्द हैं, क्योंकि इंसान चुन सकता है। शेर मांस खाए, कुछ गलत नहीं किया। इंसान मांस खाए, बहुत गलत कर दिया, क्योंकि तुम चुन सकते थे और तुमने गलत चुना। समझ में आ रही है बात? शेर ने हिरण को मारा, क्या हिंसा हुई? बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई है। लोग कहते हैं प्रकृति में हिंसा है, प्रकृति में कोई हिंसा नहीं है। हिंसा और अहिंसा ये शब्द सिर्फ चेतना के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रकृति के लिए नहीं। समझ में आई बात? तो ये नहीं मत करो कि एक बंदे का ठीक है दूसरे का गलत है। जो सही है वो सबके लिए सही होता है, जो गलत है वो सबके लिए गलत होता है। एक व्यक्ति के लिए अगर कुछ शुभ है तो पूरे संसार के लिए शुभ होगा, एक व्यक्ति के लिए कुछ अशुभ है तो पूरे संसार के लिए अशुभ होगा। हाँ, ये हो सकता है कि भ्रमवश आपको ऐसा लग ना रहा हो। अब आपको पिताजी के पास रहना है या बाहर जाके नौकरी करनी है। अभी आपने कहा एक माता पिता की देखभाल के लिए रुक गया, एक बाहर जाके नौकरी कर रहा है। कैसे पता करें सही किया गलत किया, किसने सही किया? बस ये देख लो कि माँ बाप के पास रुकने से माँ बाप को क्या मिल रहा है। हो सकता है माँ बाप के मोह की पूर्ति होती हो, तो तुमने कुछ अच्छा तो नहीं कर दिया। सेवा से तुम्हारा आशय क्या है? सेवा से तुम्हारा आशय बस यही है अगर कि माँ बाप को बाजार से कुछ सामान लाना था, वो मैं ला करके दे देता हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये सेवा का सबसे छोटा रूप है। अगर अच्छा होता है भ्रमों का कटना, अगर सही होती है मात्र मुक्ति, तो माँ बाप की सेवा का भी फिर एकमात्र सही तरीका क्या हो सकता है? अरे बोलो। माँ बाप के भ्रमों से उनको मुक्ति दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमार पड़े तो अस्पताल मत ले जाओ, कहो ये तो सेवा है ही नहीं। वो सेवा का साधारण और निचला तरीका है। अब कोई बाहर जाकर के नौकरी कर रहा है, वो बाहर क्यों गया है नौकरी करने? अगर वो बाहर नौकरी करने इसलिए गया है कि उसे सिर्फ पैसा कमाना है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सही है। पर बाहर वो गया है ताकि वो पैसा कमा करके जिंदगी में कोई ऊंचा काम कर पाए, या वो बाहर इसलिए गया है क्योंकि वो जो ऊंचा काम कर रहा है वो बाहर जाकर ही हो सकता है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। तो सही गलत क्या है ये जानने के लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। क्योंकि सही किसके साथ होगा? मेरे साथ। और गलत भी कुछ है तो किसके साथ होगा? मेरे साथ। सही या गलत दोनों शब्द किसके कॉन्टेक्स्ट में हैं? मेरे। तो पहले मुझे अपना पता होगा ना, तब मुझे पता चले क्या सही क्या गलत। हाँ, मैं कौन हूं? मैं एक अतृप्त चेतना हूं। जो कुछ मेरी चेतना को तृप्ति की ओर ले जाता है सही, जो नहीं ले जाता गलत, चाहे वो कितना भी अच्छा लगता हो। किसकी संगति अच्छी है, मैं उसके साथ रहूंगा। जिसके साथ दिमाग थोड़ा साफ होता है, खुलता है, वो सही है। मैं किसके साथ नहीं रहूंगा, जो दिमाग को और कचरा कर देता है, उसकी संगत गलत है। जीवन में अब तुम कुछ भी करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, सही और गलत का निर्धारण बस इसी बात से कर लेना, उसकी संगति से तुम्हारी ये जो भ्रमित और बद्ध और संकुचित चेतना है, इससे फायदा होगा या नहीं होगा। चाहे नौकरी का चुनाव कर रहे हो, चाहे साथी का, चाहे जीवन में कोई भी निर्णय कर रहे हो, सारे निर्णय इस पैमाने पर करे जा सकते हैं। और शेर और हिरण का उदाहरण कभी मत लेना दोबारा, ठीक है? इस तरह की बातें ही मत करना कि शेर भी तो खाता है जानवरों को, या कि जंगल में ये चलता है तो हम भी करेंगे। तुम जानवर नहीं हो, जानवरों को उदाहरण लेना अच्छी बात नहीं, ठीक है? प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम शिवम यादव है और मेरा प्रश्न ये है कि वाई टुडेज यूथ इज मिसयूजिंग द फ्रीडम गिवन बाय देयर फैमिली मेम्बर्स एंड वाई दे आर मोर inclined to live in a pseudo world. And the biggest question is even their family members are supporting them, knowing the truth. आज की बात नहीं, हमेशा से यही रहा है इसमें कि आदमी को झूठ में ज़्यादा सहूलियत दिखती है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आज ही हो गया है। झूठ सहूलियत देता है, सच चोट देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो फैसला करते हैं, चुनाव करते हैं
कि हमको झूठी सहूलियत से ज़्यादा सच्ची तकलीफ़ प्यारी है। अब आज का युवा वर्ग है, इनके माँ बाप के पास पैसा बढ़ गया है। पहले माँ बाप के पास इतना पैसा भी नहीं होता था, तो सहूलियतें और बढ़ गई हैं, विकल्प बढ़ गए हैं, इंडस्ट्रीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि मार्केट में इतने तरीके के सामान हैं जो तुम्हारे सामने चॉइसेस की तरह, ऑप्शंस की तरह आते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। उन सामानों को ख़रीदने का तुम्हारे पास पैसा भी है। जिन सामानों को नहीं खरीद सकते, कम से कम उनको देख सकते हो इंटरनेट पर। सो देयर इज़ सो मच टू गिव यू प्लेजर। व्हेन देयर इज़ सो मच टू गिव यू प्लेजर, द नीड फॉर रियलिटी डिमिनिशेस। और प्लेजर अक्सर रियलिटी को भुला के ही मिलता है, लेकिन जो रियलिटी को भुला करके सुख लेता है वो फिर अपना ही सर्वनाश कर रहा है।